Hi. So in today's class we're going to discuss Carl Jung. ये हम पहले एक बार कॉलेज में कर चुके हैं, तो मैं इसको ब्रीफ में ही डिस्कस करूँगी। बाकी जो आपके डाउट्स हों वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। कार्ल यूंग को फादर ऑफ एनालिटिक साइकोलॉजी कहा है और एनालिटिक टर्म यहाँ पे साइकोएनालिसिस से ही निकाली है। मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन का उन्होंने पहले उसी में काम किया फ्रॉइड के साथ, सिगमंड फ्रॉइड के साथ, मगर उनके फ्रॉइड के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट थ्योरी दी। जिन आयामों पे ये फ्रॉइड से अग्री करते थे उसमें से सबसे बड़ा ये था कि वो मानते थे कि अनकॉन्शियस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है पर्सनालिटी पे। मगर फ्रॉइड से ये डिसएग्री किए इस बात पे कि क्या जो ये हमारा अनकॉन्शियस है और जो हमारी एनर्जी है उसका सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ही सही है। इस पे यूंग ने डिसएग्री किया और फ्रॉइड से अलग अपनी थ्योरी दी। यूंग का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और ये एक चर्च में, इनके पिताजी पास्टर थे, वहाँ पे चर्च में इनका काफ़ी टाइम बीता और उस टाइम में जो ये चर्च में जो इनका इन्फ्लुएंस रहा उसमें इन्होंने माना कि जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है इनके ऊपर और इसलिए इन्होंने अपने काम में थियोरी देते हुए भी रिलीजियस ओरिएंटेशन काफ़ी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो यूंग इस बात पे भी फ्रॉइड से सहमत थे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि यूंग ने ह्यूमन साइकी को कैसे जाना है। तो ह्यूमन साइकी को इन्होंने 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया। पहला हमारा कॉन्शियस माइंड है और यहाँ पे भी आप फ्रॉइड के साथ इनकी थ्योरी के पैरेलल देखोगे कि कॉन्शियस जो हमारे सामने रहता है, जो मैनिफेस्ट रहता है, उसको हम कॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं। और इसके अलावा अनकॉन्शियस को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक पर्सनल अनकॉन्शियस और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो हम तीनों को बारी बारी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड का सेंटर जो है वो ईगो माना गया है। तो यहाँ भी ईगो की टर्म फ्रॉइडियन वर्क से ही ली गई है, उन्हीं की थ्योरी से ली गई है। ये ईगो हमारी जो है वो रियलिटी के टच में रहती है, हमारे जो वातावरण है उसकी एक जो हमारी अवेयरनेस है उसका रियलिटी ओरिएंटेशन हमारी ईगो में रहता है। और हम एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे कैसे उनके साथ हमारा व्यवहार रहता है, ये ईगो डिटरमाइन करेगा। ईगो में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज़, ये सब चीज़ें मिला के जो हमारी आइडेंटिटी हैं, हमारे विचार क्या हैं, हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब स्मृतियाँ हमारी क्या हैं, ये सब ईगो का ही भाग होंगे। इस आइडेंटिटी की जो कॉन्शियस है, मतलब जो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, इंटरनल मैनिफेस्टेशन हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, और एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन बाहरी रूप से हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसको इन्होंने बोला कि ये हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है। तो 2 प्राइमरी एटीट्यूड्स इन्होंने बताए कि एक एक्सट्रोवर्जन का एटीट्यूड है और एक इंट्रोवर्जन का एटीट्यूड है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारा इंट्रोवर्जन का एटीट्यूड है उस एटीट्यूड में उन्होंने ये माना कि हमारा जो लोग इनवर्ड रहते हैं, जो कि अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं, जो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और एक्सट्रावर्जन वो लोग हैं जो कि बाहर की दुनिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, आउटवर्ड ओरिएंटेशन उनकी रहती है। मगर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन जो है वो डिसकंटिन्यूस नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो गए या इंट्रोवर्ट हो गए, वो एक कंटिन्यूम पे है पूरा, उसके बीच में एक आपको कंटिन्यूटी दिखेगी। तो लोग उस पर वेरी कर सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट होगा वो उसमें कभी भी कोई भी एक्सट्रोवर्जन की क्वालिटी नहीं आएगी। सो इसको भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी। इसके साथ इन्होंने एटीट्यूड्स के साथ इन्होंने साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात की है। तो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हमारे 2 भागों में डिवाइडेड हैं। एक हमारा जो भाग है वो रैशनल फंक्शंस का है, जिसमें हमने बोला कि हमारे थिंकिंग और फीलिंग आते हैं। तो जब हम लोग जजमेंट बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो क्या हम विचार करके लॉजिकली बनाते हैं, तो हमारा वो थिंकिंग का फंक्शन है। या मैं अपने इमोशंस के बेसिस पे जजमेंट बनाती हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो इसको हमने फीलिंग का फंक्शन बोला। इसके साथ हमारे नॉन रैशनल फंक्शंस हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि हम ये इरेशनल नहीं बोले गए हैं, नॉन रैशनल बोले गए हैं, क्योंकि ये लॉजिक से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम दुनिया की समझ कैसे बना रहे हैं। तो सेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो सेंस परसेप्शन है, हमारे इंद्रियां जो हैं सोचने की महसूस करने के लिए हम लोग टच करते हैं, फील करते हैं,
आईज से देखना, सुनना, ये सेंसिंग के फंक्शंस हैं। तो हमारी दुनिया की समझ हमारी सेंसेस से बन रही है। और इंट्यूटिंग यानी जो हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं, जो हमारे दबे हुए अंदर के विचार हैं, हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस पे जब मैं काम कर रही हूँ तो वो इंट्यूशन है। एक और डायमेंशन हमारे कॉन्शियस माइंड की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पर्सोना बोला गया है। और पर्सोना बहुत ही सिग्निफिकेंट है यूंग की थ्योरी में। पर्सोना एक मास्क की तरह है, मुखौटा जो हम पहन के रख रहे हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग बाकी की दुनिया से बात करते हैं। तो दुनिया से बात करने के लिए एक मुखौटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, ऐसे हमारे इमोशंस हो सकते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज उसको स्वीकारेगा नहीं, या हमें अपने अंदर भी पता है कि मैं ये सोच रही हूँ मगर मेरे जो रिश्ते हैं उसमें मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कभी जब बहुत गुस्सा आता है और हम अपने किसी बहुत ही क्लोज़ व्यक्ति की तरफ गुस्सा व्यक्त करते हैं, या आप आगे जब ये हम आर्च टाइप्स पढ़ेंगे तो हमारे मदर के बारे में हमेशा से ये एक सोच रही है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और वो अपने बच्चों को हमेशा अनकंडीशनली उनको एक्सेप्ट करती हैं। मगर कभी कभी माँओं के दिमाग में भी ये बात आती है कि मैंने बच्चा क्यों पैदा किया, और वो अनवांटेड चाइल्ड उनको लगता है। या कभी उनके दिमाग में ये विचार आता है कि ये बच्चा नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती, और फिर वो बहुत गिल्ट महसूस करती हैं क्योंकि हमने मदर्स को इस तरीके का एक राइट नहीं दिया है कि वो ऐसे अपने बच्चे के बारे में सोच सकें। तो ये जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है मगर वो आपके फीलिंग्स आ रही हैं दिमाग में, ये पर्सोना है जब हम इन फीलिंग्स को दबा देते हैं। तो ये विचार नहीं आने देना पर्सोना का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और क्योंकि ये हम हमारे जो असली भाव हैं उनको हम नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए पर्सोना इनऑथेंटिक माना गया है। वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। हम एक मुखौटा लगा के रखे हुए हैं जो कि हम लोग दूसरों के सामने ऑनेस्टली अपनी सोच को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे। तो ये भी एक ईगो का इम्पोर्टेंट डायमेंशन रहेगा, कॉन्शियस माइंड में रहेगा। इसके बाद हम आते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस पे। जैसे मैंने पहले बताया कि अनकॉन्शियस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पर्सनल और एक कलेक्टिव। अब अनकॉन्शियस माइंड हमारा हर वो रिप्रेस्ड मटेरियल है जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड में हम नहीं आने देते। यहाँ पे आपको फ्रॉइड की थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि फ्रॉइड ने ऐसा बोला कि अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं वो जाती हैं, मगर यूंग ने अनकॉन्शियस को नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं दिया है। उन्होंने ये बोला कि ये एक पॉजिटिव सोर्स है। तो ये जो हमारे रिप्रेस डिज़ायर्स हैं, इसी से क्रिएटिविटी निकलती है, इसी से नई चीज़ों का सृजन होता है। और जो हमारे अपने भावनात्मक विकास और जो हमारे आध्यात्मिक विकास है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो भी हमारी अनकॉन्शियस के थ्रू हो सकती है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। पर्सनल अनकॉन्शियस जो है वो हमारे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, मेरे अपने क्या अनुभव हैं, मेरी अपनी क्या विचार हैं। सो ऑल द थॉट्स, फैंटेसीज, मेमोरीज, सब्जेक्टिव रिएक्शन टू पीपल, ये सब हमारे कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो कि हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में हैं। ये क्लस्टर्स और कॉम्प्लेक्सेस की तरह इकट्ठे किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो क्लस्टर क्या है कि कोई भी एक थीम से जुड़ी हुई जो आइडियाज़ और थॉट्स होंगी वो सब एक क्लस्टर बनाएंगे, और एक सेंट्रल थीम के आसपास जितने भी हमारे क्लस्टर्स होंगे उन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये अक्सर इमोशनली चार्ज्ड होगा। इमोशनली चार्ज होने का मतलब है कि हमारी मेमोरी जो है वो सिर्फ एक फैक्चुअल मेमोरी नहीं होती है, हमारे उससे जुड़े हुए कई सारे भाव होते हैं कि पिछला कोई एक इवेंट हुआ, कोई एक सिचुएशन हुई, बचपन में मुझे किसी ने चिढ़ाया, और वो जो एक मेमोरी मेरी है उसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जैसे ऑपरेशन का जो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि पावर की पोजीशन में कौन है, हायरार्की कैसे बनती है, या अगर मैंने अपने घर में पिताजी को एक तरीके से बिहेव करते हुए देखा है तो फादर का जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसमें जुड़े हुए जितने भी क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ होंगे वो एक तरीके के कॉम्प्लेक्स को जन्म देंगे। तो ये डायनामिक है। डायनामिक इसलिए है, इट्स कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, बिकॉज ये बदलता रहता है। मतलब ये आपके नए आइडियाज़ आते जाएंगे, नए विचार आते जाएंगे, और आप अपने क्लस्टर्स को बढ़ाते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सेस में भी चेंज करते चले जाएंगे। इन्हीं क्लस्टर्स और कॉम्प्लेक्सेस से में से ही एक चीज़ निकल के आती है जो कि फ्रॉइड की थ्योरी में हमने पढ़ा था, एडिपस कॉम्प्लेक्स। ब्रीफली अगर याद करें तो एडिपस कॉम्प्लेक्स में ये बात की थी कि जो एक बेटा है और वो अपनी मदर से ही इवेंचुअली, कहानी कुछ इस तरीके से जाती है कि उसका ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो बड़े होकर अपने पिताजी को मार देगा और अपनी ही मदर से शादी कर लेगा।
और फ्रॉइड ने इस कॉम्प्लेक्स को इंटरप्रेट किया है, ये ग्रीक माइथोलॉजिकल थियोरी को उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि सभी व्यक्ति, सभी बच्चे, सभी लड़के अपनी माँ की तरफ अपना पहला प्यार समझते हैं, और सभी बेटियाँ, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, अब सभी बेटियाँ अपने पिताजी की तरफ सबसे पहले सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं, और बेटे जो हैं वो माँओं की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में आप मदर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे, जो कि स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, और बायस नहीं है इसमें, मगर ये बताता है कि हम लोग मदर सन के रिलेशनशिप को कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अनकंडीशनल मानते हैं। इसको हम आर्चटाइप बोलते हैं, और जो आर्चटाइप्स हैं ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक पार्ट है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? ये वो लेटेंट मेमोरी है जो कि हम सभी के बीच में कॉमन है। सभी से मतलब है पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर एक कॉमन थ्रेड है, जो कि सब लोगों को एक ही सिचुएशन में सिमिलर तरीके से रिएक्ट करने की बात करता है। जैसे अगर ज़ोर से आवाज़ आती है तो हम सब ऑपोजिट दिशा में भागते हैं, हम सब सांप से डरेंगे या शेर से डरेंगे, जिसको शेर का कॉन्सेप्ट नहीं भी है वो भी शेर से डरेगा। और यूंग ने ऐसे बोला कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। तो मदर का क्या आर्च टाइप है, फादर का क्या आर्च टाइप है, इस तरीके से ये एक जगह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। इन आर्च टाइप्स को हम लोग आगे समझेंगे तो 4 मेजर आर्च टाइप्स हमारे निकल के आते हैं, जिसमें सेल्फ, एनिमा, एनिमस और शैडो की हम बात करते हैं। सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्च टाइप है, ये बैलेंस बनाता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में। सेल्फ हमारी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। अगर हम सिर्फ सेल्फ की अभी बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं और सिम्बल्स हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जो कि फ्रॉइड ने भी कहा था कि ड्रीम्स हमारे सिम्बल्स को बताते हैं। तो सेल्फ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जब हम लोग आगे देखेंगे कि मेंटली हेल्दी किसको हम बोल रहे हैं, तो यूंग के हिसाब से मेंटली हेल्दी वो है जो कि अपने सेल्फ को डिस्कवर कर ले, जो उस पर उसकी होलनेस को समझ पाए। एनिमा और एनिमस जो है वो दोनों सेल्फ का ही पार्ट माने गए हैं। एनिमा हर एक व्यक्ति की जो फेमिनिन साइड है। यूंग ने ऐसे बोला दैट एवरी मैन हैज़ अ फेमिनिन साइड एंड एवरी वुमन हैज़ अ मैस्कुलिन साइड। तो जो हर एक वुमन में जो मैस्कुलिन क्वालिटी है, जो एक जनरली हम लोग मेन के साथ एसोसिएट करते हैं, मर्दानगी के साथ एसोसिएट करते हैं, वो क्वालिटीज़ महिलाओं में भी होती हैं, उसको एनिमस बोला गया। तो एनिमा और एनिमस जो हैं वो हमारे सेल्फ का ही पार्ट माने गए, और ये फेमिनिन इन मैन और मैस्कुलिन इन वुमन को रिकग्नाइज करना भी एक सेल्फ तक पहुंचने का एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। तो अगर मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको मैं जब तक रिकग्नाइज नहीं करूँगी तब तक मैं अपने ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान पाऊँगी। एनिमा और एनिमस जो है वो इस बात को भी इम्पैक्ट करते हैं कि हम दूसरे जेंडर के साथ कैसे रिलेट करते हैं। अगेन यहाँ पे फ्रॉइड की तरह ही यूंग ने भी ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं की है, तो यहाँ पे 2 ही जेंडर्स की बात हो रही है। शैडो का जो कॉन्सेप्ट है वो ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर की जो डार्क साइड है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सोशली इनअप्रोप्रिएट के लिए। तो जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समाज में एक्सेप्ट नहीं होंगी, उनको हम लोग दबा देते हैं। जो हमारे ऐसे थॉट्स या फीलिंग्स या विचार हैं जिनको हम दबा देते हैं, वो हमारे शैडो का आर्च टाइप है। अगर आप लोगों ने मास्क मूवी देखी है तो उसमें आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीज़ें वो करता है व्यक्ति, वो मुखौटा पहन के ऐसी चीज़ें करता है जो कि उसके अंदर के एक्चुअल डिज़ायर्स हैं उसको वो बाहर निकाल के लेके आता है। ये सोशली अनएक्सेप्टेबल है। तो ये शैडो का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने पहले पर्सोना पढ़ा है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जाता है। तो पर्सोना हमको सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से बिहेव करना सिखाता है, और शैडो हमारा सोशली अनएक्सेप्टेबल पार्ट है। तो जब अगर हम लोगों को सेल्फ को डिस्कवर करना है तो इस सोशली अनएक्सेप्टेबल पार्ट को, अपनी उन डिज़ायर्स को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं। ये इंडिविजुएशन का प्रोसेस आपको दिखेगा। तो जो प्रोसेस है इंडिविजुएशन का, वो ज़्यादा ऑनेस्ट एक ज़िंदगी जीने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग धीरे धीरे एक ऑनेस्ट ज़िंदगी की तरफ, ऑथेंटिक लाइफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जो हमारी पर्सनल अनकॉन्शियस है उसके लिए हमको ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे अनकॉन्शियस में कौन सी डिज़ायर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने दबाई हैं, कौन से इमोशंस हैं जिनको नहीं एक्सेप्ट किया है। वो हमारे लिए ज़रूरी होगा अपने इंडिविजुएशन के प्रोसेस में। यहाँ हमारा जो पर्सोना है उसको द पर्सोना इज शेड। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि हम लोग जब पर्सोना अपना हटा रहे हैं तो हम सिर्फ सोशली एक्सेप्ट होने के लिए नहीं बिहेव कर रहे हैं। तो हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक
इंटीग्रेशन हो जाता है, तो हम अपने अनकॉन्शियस की चीज़ों को भी कॉन्शियस में ला के उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मन कर रहा है किसी को मारने का, तो ऐसा नहीं कि मैं जाके मार दूँगी, बट मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, मेरे मन में ये बात आई है। सो मैं ज़्यादा हार्मनी में हूँ, और क्योंकि मैं अपने आप से ज़्यादा हार्मनी में हूँ, इसलिए मैं दूसरों के साथ भी ज़्यादा हार्मनी में रहूँगी। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सेल्फ की, जो हमने आज टाइप की बात की कि हम उसमें ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे। तो इसमें हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, अपनी डार्क साइड को भी एक्सेप्ट करेंगे, और हम अपने सारे इमोशंस को चैनलाइज़ करना सीखेंगे। ये इंडिविजुएशन की प्रक्रिया रहेगी। जो डिसहार्मनी है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, वो एक थेरेपी की रिक्वायरमेंट लेके आती है। तो जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो हमारी पहली चीज़ तो ये है कि थेरेपी की ज़रूरत किसको है। यूंग के हिसाब से सबको थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि सब पर्सोना लेके जी रहे हैं। तो जब हम थेरेपी की बात करें तो हमारे थेरेपी के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो चाइल्डहुड और यंग एडल्टहुड तक भी, एडोलेसेंस तक, यंग एडल्टहुड तक हम लोग ये देखेंगे कि शायद स्पेसिफिक गोल्स हम लोग समाज में बेहतर अडेप्ट कर पाएँ। तो मैंने अपनी डिज़ायर्स को इतना दबा दिया है कि मैं खुद से एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो एक रेस्टलेसनेस होगी मेरे अंदर, और उसकी वजह से मेरे सोशल रिलेशंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मैं बेहतर रिलेशनशिप्स बना पाऊँगी, एक स्पेसिफिक गोल है अडेप्टेशन का, ये थेरेपी का गोल हो सकता है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ओल्ड एज तक पहुँचते हैं, मिडिल एज तक पहुँचते हैं, तो हमारी थेरेपी का गोल जो है वो इंडिविजुएशन की तरफ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ की तरफ रहेगा। तो ये तो हमारा गोल रहा। और जो ये प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में चलता है, जो यूंग ने बताया। तो सबसे पहली स्टेज हमारी कन्फेशन की है, और यहाँ आप रिलीजन से कनेक्शन देखिए कि चर्च का जो इम्पैक्ट है, जहाँ पे कन्फेस करते हैं फादर के पास जाके, जो हमारे चर्च गॉर्स हैं वो जाके उनको बताते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी कन्फेशन से ये पहला स्टेप यही है कि आप अपने सीक्रेट्स जो भी हैं, या जो भी ऐसे इमोशंस हैं जो आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, वो थेरेपिस्ट के सामने पेशेंट जाके अपनी कहानी कहता है, अपने अनुभव शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। और इस कैथार्टिक प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे जो उसका ईगो का एक बैलेंस है वो वापस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा दबा दिया है उसको बाहर निकाल दिया है। इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो एल्यूसिडेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, और वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के थ्रू जो पर्सनल अनकॉन्शियस की बातें कन्फेशन में उन्होंने थेरेपिस्ट को बताई हैं, उसको थेरेपिस्ट और ज़्यादा क्लियर करता है। और हो सकता है कि यहाँ पे ड्रीम एनालिसिस भी किया जाए, और क्लाइंट अपनी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। इस तरीके से थेरेपिस्ट और क्लाइंट की बातचीत चलती है। फिर एजुकेशन का एक तीसरा स्टेप है। इस स्टेप में जो इनसाइट्स पहले 2 स्टेप से निकले हैं, जो उन्होंने वहाँ से सीखा है, उसको सोशल और बिहेवियरल चीज़ों में देखा जाता है कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि हम कुछ हमारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो बाधा डाल रही हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, या किसी इस रिलेशनशिप में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं, तो जब वो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हमारी बाहर आ गई हैं, तो रिलेशनशिप को बेहतर कैसा बनाना है, ये एजुकेशन के प्रोसेस में होगा। और कहीं कहीं जहाँ उनको लगा कि थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर अनकॉन्शियस में बहुत कुछ दबा रह गया है या बहुत ट्रॉमा है, वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप बोला। बट उन्होंने बोला ये सिर्फ सिवियर केसेस में ज़रूरत होती है इनकी। और यहाँ उन्होंने बोला कि थेरेपिस्ट यहाँ पे पेशेंट के साथ इंडिविजुएशन के प्रोसेस में इकट्ठे मिलके काम करेगा। बाकी जगह पे उनके हिसाब से अगर आपने रिजॉल्व कर लिया है तो आप अपने आप इंडिविजुएशन के प्रोसेस पे चल रहे हैं। आप इस पूरे प्रक्रिया में देखेंगे कि थेरेपिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो किस तरीके से डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं क्लाइंट्स के साथ, वो एक ज़रूरी भूमिका निभाएगा थेरेपी के प्रोसेस में। इसके बाद हम थेरेप्यूटिक टेक्निक्स पे आएंगे। तो कुछ टेक्निक्स यूंग ने दी हैं, मगर यूंग ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि इन थेरेपी के थ्रू, इन टेक्निक्स के थ्रू आप 100% कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मगर ये एक तरीका है जिससे कि हम ईगो को रिलैक्स करके अनकॉन्शियस को बाहर निकाल सकते हैं, और अलग अलग तरीके से हम लोग जो रिप्रेस डिज़ायर्स हैं उनको बाहर लेके आ रहे हैं। एक्टिव इमेजिनेशन का जो प्रक्रिया है उसमें उन्होंने बोला, जैसे फ्रॉइड के केस में हमने बोला था काउच थेरेपी होती है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग अनकॉन्शियस के जो एक पूरा जो वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ मटेरियल है, मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, उसको बाहर निकालना है। तो वो बात करके भी निकाला जा सकता है, मगर इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे लिख के या ड्रॉ करके या कुछ एक स्कल्पचर बना के, इस तरीके से भी हम पेशेंट को इंकरेज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। वर्ड एसोसिएशन टेक्निक जो हम बोलते हैं कि वो हम गेम खेलते हैं कि आपके दिमाग में पहला जो शब्द आए वो आप बताएं।
वो वर्ड एसोसिएशन की टेक्निक है। तो इस वर्ड एसोसिएशन की टेक्निक में आप देखेंगे कि सिर्फ क्या बोला गया है के अलावा जो रिएक्शन टाइम है, कितना टाइम लगा एक चीज़ से दूसरे शब्द तक पहुंचने के लिए, कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया पेशेंट ने, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शायद अपने जो पहले विचार हैं, जो उनके इमीडिएट डिज़ायर्स जो दिमाग में आई, उसको नहीं एक्सप्रेस किया है। तो इसको भी थेरेपिस्ट नोट करता है। और यहाँ पे भी जो एनालिसिस है, यहाँ पे थेरेपिस्ट अपनी एबिलिटी से एनालाइज करेगा कि जो वर्ड एसोसिएशन में जो शब्द बोले गए हैं उनका क्या मीनिंग निकलता है। ऐसे ही ड्रीम एनालिसिस की जाएगी। तो पेशेंट को बोला जाएगा कि आप अपने सपने शेयर कीजिए थेरेपिस्ट के साथ, और थेरेपिस्ट उन सपनों के सिंबॉलिक जो उनके छुपे हुए जो अंदर के अनकॉन्शियस मीनिंग जो निकल के आ रहे हैं उसको निकालेंगे। ट्रांसफरेंस की प्रक्रिया की हमने फ्रॉइड के थ्योरी के केस में चर्चा की थी, तो यहाँ पे भी उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसफरेंस की जो प्रक्रिया है उसमें पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट की तरफ अपनी जिन रिलेशनशिप्स में दिक्कतें हैं उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को अगर अपने फादर के साथ या ग्रैंड पेरेंट के साथ कोई एक रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वो थेरेपिस्ट को फादर की तरह ट्रीट करेंगे, या अपने जो इमोशंस फादर की तरफ है वो थेरेपिस्ट की तरफ दिखाएंगे। तो ये ट्रांसफरेंस की प्रक्रिया होती है, और इसका भी एनालिसिस थेरेपिस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कहाँ पे हमारा ब्लॉकेज कहाँ है। मगर ये किसी भी टेक्निक में यूंग ने नहीं बोला कि आप इसके थ्रू 100% सक्सेस पा सकते हैं। फाइनली इसकी क्रिटिक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यूंग ने बोला कि हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी की जो एक समझ है उसके लिए उन्होंने जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की इंटरप्रिटेशन दी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पर्सनालिटी को समझने के लिए। और आप पहले जैसे हमने चर्चा की थी कि उन्होंने 8 पर्सनालिटी टाइप्स भी दिए जो एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल फंक्शन से मिलके बनते हैं, कि इंट्रोवर्जन रैशनल थिंकिंग टाइप हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट्स फीलिंग टाइप्स हो सकते हैं, ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट्स आपके सेंसिंग टाइप्स हो सकते हैं, इंट्यूटिंग टाइप्स हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको 8 पर्सनालिटी टाइप्स देता है। तो ये भी एक यूंग की थ्योरी की एक समझ हमको पर्सनालिटी की समझ देती है। लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने जो टेक्निक्स दी हैं थेरेपी की, ये कोई शॉर्ट नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका जैसे बिहेवियरल थेरेपी में हमने देखा कि कॉज इफेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो इसमें नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा। और ये जो थेरेपी का प्रोसेस है इसमें क्योंकि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक बहुत लंबा रिलेशनशिप बनता है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लेता है, और अक्सर उतने टाइम में पेशेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो इंडिविजुएशन की प्रक्रिया पे आगे बढ़ रहा है, अगर वो खुद इस चीज़ को डिस्कवर कर ले तो ठीक है, मगर थेरेपी पे अगर उनको जाना पड़े तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस लेता है। और जैसे कि बाकी की साइको एनालिटिक थेरेपीज़ में है, वही यूंग का भी क्रिटिक है कि इसकी आपको कोई वैलिडेशन के लिए आपके पास कोई बिहेवियरल तरीका नहीं है इसको चेक करने का, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ ये काम करता है। दिस इज़ वेयर द थ्योरी एंड्स। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हों तो फिर आप व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिए। थैंक यू।